अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 20 मैं अली अब्बास जमात हश्तम उर्दू के हवाले से आज जो हमने सबक पढ़ना है उसका नाम है खुदा इस वक्त ये चाहता है कि। असल में बेटा ये हिस्सा नसर में लोक कहानी है, इसलिए मैं आपको पहले लोक कहानी और लोक अदब का तारुफ भी करवा देता हूँ और उसमें फ़र्क भी बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको अल्फाज मैनी और सबक की तशरीह रिवाइज़ करवाऊँगा। लोक कहानी जहन में रखें कि कभी भी लोक कहानी तहरीरी शक्ल में या किताबी शक्ल में मौजूद नहीं होती, बल्कि लोक कहानी उस कहानी को कहते हैं जो सीना दर सीना मुंतकिल होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक अल्फाज के ज़रिए मुंतकिल होती है। उसके बाद है लोक अदब। लोक अदब वो अदब कहते हैं जो निचले तबके से मुंतकिल किया जाता है, जो निचले तबके से तख्लीक किया जाता है। निचले तबके से मुराद कमज़ोर तबका, गरीब तबका यहाँ मुराद लिया गया है। और कबैली निज़ाम की रस्म व रिवाज भी लोक अदब से ही मुंसलिक होती हैं। कबैली निज़ाम की जो रस्म व रिवाज होती हैं उनको भी जब तहरीरी शक्ल में बयान किया जाता है, किताबी शक्ल में बयान किया जाता है, तो उसे भी लोक अदब ही कहते हैं। अल्फाज मैनी की तरफ आते हैं। पहला लफ्ज़ है उमरा। इसके मैंने होते हैं दौलतमंद। उमरा जम्मा का लफ्ज़ है और अमीर लफ्ज़ जो है वो वहद है। वज़रा वज़ीर की जम्मा है। जम्मे गफ़ीर लोगों का बहुत बड़ा हजूम। दारो सल्तनत बादशाह का पाया तख्त। दारो सल्तनत जहाँ तक वो बादशाह हुकूमत करता है। तन्ने तन्हा अकेले। ताक़ुब पीछा करना। रोबोदाब दबदबा। कुजा एक तरफ। ठान ली इरादा किया। धक से रह गया, हैरान रह गया। बाग लगाम। नयाम तलवार का खौल। वो जगह होती है नयाम, कपड़े की या चमड़े की बनी होती है, उसमें तलवार को रखा जाता है। उस चीज़ को, उस जगह को नयाम कहते हैं। वहशी जंगली। प्यादा पैदल चलने वाला। वो शख्स जो अपने जोरे पाँव से, टांगों की मदद से चलता हो, उसे प्यादा कहते हैं। खूंखार ख़तरनाक। जौहर तालाब। चुल्लू हाथ भर। मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला, इसे कहते हैं चुल्लू। इसे जैसे कहते हैं चुल्लू भर पानी में, तो इसे चुल्लू कहते हैं। दोनों हाथों के दरमियान में जो जगह होती है। मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला। चोबदार लाठियाँ पकड़े खड़े मुलाजिम, जो अपने बादशाह की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए साहब से बहर वाले दरवाज़े पर और बाकी तमाम दरवाज़ों पर लाठियाँ पकड़ के ठहरे होते हैं, उन्हें कहते हैं चोबदार। कहते हैं कि एक बादशाह उमरा, वज़रा और नौकरों चाकरों के जम्मे गफ़ीर के साथ दारो सल्तनत से शिकार को निकला। दोस्त भी थे जो उमरा थे, वज़रा भी थे, और साथ में उनकी खिदमत करने के लिए नौकर चाकर भी थे, जिसकी वजह से जम्मे गफ़ीर बहुत बड़ा हजूम बन गया था। ये लोग कई दिन तक जंगल में शिकार खेलते रहे। एक दिन यूँ हुआ कि बादशाह के सामने चंद हिरन नमूदार हुए और चौकड़ियाँ भरते हुए भागने लगे।
हिरण के भागने को कहते हैं चौकड़ियाँ भरना। एक रोज़ यूँ हुआ, बादशाह ने तन्ने तनहा उनके ताक़ुब में घोड़ा डाल दिया, हिरण के पीछे घोड़ा डाल दिया। हिरण ऐसे तेज़ रफ्तार थे कि बावजूद सरपट दौड़ने के बादशाह का घोड़ा उन तक ना पहुंच सका। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ सकता था, बादशाह ने उतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से घोड़े को दौड़ाया, लेकिन घोड़ा फिर भी हिरणों तक नहीं पहुंच सका। बादशाह तीर पर तीर भी साथ चलाता रहा, लेकिन कोई भी तीर सीधा जाके ना लगा। हिरण बस दस्तूर भागते रहे और बादशाह भी उनके पीछे घोड़ा दौड़ाता रहा। अब उसे महसूस हुआ कि अपने तरकश के सारे तीर चला चुका है, यानी बादशाह का जो तरकश था वो तीरों के साथ खाली हो चुका था, अब उसमें तीर मौजूद नहीं थे और अब हिरण का पीछा करना भी फजूल था। अब इस भागम भाग के दौरान, हिरण के पीछे लगने के दौरान में बादशाह के साथी भी कई कोस पीछे रह गए थे। अब उनको बादशाह का इल्म नहीं था और बादशाह को साथियों का इल्म नहीं था। हिरणों को मार गिराने की धुन में वो ये भूल गया कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। अब उसे ख्याल आया कि यहाँ से वापसी हो तो क्यों कर हो, यानी अगर अब बादशाह यहाँ से वापस जाना चाहेगा तो किस रास्ते से वापस जाएगा। सामने खारदार झाड़ियाँ थीं या जंगली दरख्तों के झुंड थे, दूर दूर तक रास्ते का कोई नामो निशान तक ना था। उसने इधर उधर बहुत नज़र दौड़ाई, लेकिन कहीं भी कोई आदमजाद यानी इंसान दिखाई ना दिया। अब वो था, बादशाह था और उसके साथ उसका साथी घोड़ा था। जब घोड़े की टांगों पर उसकी नज़र पड़ी तो बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़े की टांगें मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी थीं और उनमें बेतहाशा कांटे लग चुके थे और उनसे खून भी बह रहा था। इस हालत में वो घोड़े को दौड़ा भी नहीं सकता था। अलबत्ता उसके तसल्ली थी कि उसके नयाम में तलवार मौजूद थी जिससे वो जंगली जानवरों का मुकाबला कर सकता था। दिन ढल चुका था। उसने ज़ख्मी घोड़े की बाग हाथ में ली और उसे चलाता हुआ प्यादा पैदल ही आगे बढ़ा। झाड़ियों में उलझता, घने दरख्तों के दरमियान अपना रास्ता बनाता, जंगल के खूंखार जानवरों की धार चिंगार सुनता, उनसे बचता बचाता वो आगे बढ़ता गया। 2 दिन और 2 रातें बादशाह ने सफ़र में गुजार दी। बेलाखिर जंगल से बाहर आने में कामयाब हो गया। इस दौरान उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, यानी बादशाह 2 दिन और 2 रातों से मुकम्मल तौर पर भूखा था। जब तक जंगल में था खाने पीने का होश भी नहीं था। अब जो वीराने से बाहर निकला, आबादी में पहुंचा, तो अब भूख भी सताने लग गई। साथ ही उसे प्यास भी महसूस होने लगी। प्यास तो बादशाह ने एक जौहर से पानी पीकर बुझा ली थी, अलबत्ता भूख मिटाने का कोई सामान मौजूद नहीं था। जंगल से निकलकर अभी वो 3 कोस ही चला होगा कि उसे लहलहाते खेत नज़र आ गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि वो सुनसान बेयाबान से निकलकर इंसानों के जहां में आ गया था। मुसलसल सफ़र और भूख प्यास की शिद्दत की वजह से बादशाह की शक्ल भी बदल चुकी थी। अब वो किसी से पहचाना भी नहीं जा रहा था। इसी दौरान चलते चलते बादशाह को खरबूजों का एक खेत नज़र आया। उसने सोचा चलो भूख मिटाने की एक सूरत तो निकली।
पके हुए खरबूजों का रंग इतना उम्दा और खुशबू इस कदर तेज़ थी कि उनसे खेत की सारी फ़िज़ा दहक और महक रही थी। बादशाह के मुंह में पानी भर आया। उसने देखा कि एक किसान खेत के सिरे पर खड़ा सख्त पहरा दे रहा है। उसके रोब व दाब का ये आलम था। उस किसान का रोब इतना ज़्यादा था कि खेत में किसी भी आदमी या मवेशी का उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल होना मुमकिन ही नहीं था। इस वजह से बहरहाल बादशाह ने अपने जी में ठान ली, फैसला कर लिया कि वो हर कीमत पर खरबूजों के 2-4 दाने हासिल करके ही रहेगा। वो घोड़े की बाग एक दरख्त से अटका कर किसान के पास जा पहुंचा। रस्मी सलाम और दुआ के बाद बादशाह ने उससे पूछा, ये खरबूजे किसके हैं? मेरे हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। क्या इन्हें फ़रोख्त करोगे? बादशाह ने कहा, नहीं, ये फ़रोख्त के लिए नहीं है। किसान ने गरज कर जवाब दिया। तो फिर किसके लिए हैं? बादशाह ने पूछा। तुम क्यों पूछते हो? किसान अपने मखसूस गूंजदार लहजे में बोला, भाई, मेरा जी चाहता है कि कीमत देकर तुमसे 2-4 खरबूजे ले लूँ। बादशाह ने कदरे नरमी से कहा, जो ज़रूरतमंद होता है उसका लहजा हमेशा नरम ही रहता है। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम तो क्या ये खरबूजे कोई भी नहीं ले सकता, बल्कि मैं ख़ुद भी इन खरबूजों में से किसी एक खरबूजे को भी नहीं खा सकता। किसान ने ज़्यादा करख्त लहजे में जवाब दिया। तो फिर तुम इन्हें क्या करोगे? बादशाह ने पूछा। देखो, ये खरबूजे मैंने फ़कत बादशाह के लिए बोए हैं, यानी उसने खरबूजे उसी बादशाह के लिए उगाए हुए हैं और सिर्फ वही एक बादशाह ही उन्हें खा सकता है। इसी के लिए मैंने रात दिन पहरा देकर ये फसल परवान चढ़ाई है। किसान बोला, भाई, जितनी कीमत दे सकते हो, जितनी कीमत लेना चाहो ले लो, लेकिन मेहरबानी करके मुझे इसमें से 1-2 खरबूजे खाने दो, तोड़ने दो। मैं एक मुसाफिर हूँ, कई दिन से सफ़र में हूँ, भूखा हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। बादशाह ने लजाजत से, यानी दरख्वास्त से हाथ बांधकर उससे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अगर इतने ही मालदार हो, जाओ मंडी में, वहाँ तुम्हें बहुत खरबूजे मिल जाएंगे। वहाँ एक से एक बढ़कर खरबूजा पड़ा हुआ है। मैं अपने खेत के खरबूजे किसी को नहीं दूंगा। एक बार कह दिया जो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह के लिए हैं। किसान तरह कर बोला। अब किसान गुस्से में बोला। इस बार बादशाह की रगे ज़राफ़त फड़की और उसने एक सवाल और दाग दिया। रगे ज़राफ़त कहते हैं मज़हिया अंदाज़ को। अगर बादशाह ये तुम्हारे खरबूजे कबूल ना करे तो फिर ना कबूल करे, मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती है। कबूल कर ले तो फाबिहा, खुश आमदीद, ना कबूल करे तो बादशाह की भी ऐसी की तैसी। किसान गुस्से से बोला। अब बादशाह के पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि भूखे पेट वहाँ से रुखसत हो जाए। वो कुछ बार चला होगा, कुछ वक्फे तक चला होगा कि उसके साथी भी उसे तलाश करते करते आ पहुँचे। बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ गया। किसान से मुलाकात का वाक़या जब भी उसे याद आता तो दिल ही दिल में बादशाह खूब हंसता। वो शिद्दत से उस दिन का मुंतज़िर था जिस दिन वो किसान खरबूजे लेकर बादशाह की खिदमत में हाज़िर होगा। ये बेटा सबक नंबर 20 लोक कहानी है जो मैंने आपको हाफ़ तशरीह करवा दी है, बाकी हाफ़
इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।